हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। मुझे माफ़ कर देना इतने दिनों तक फिर से गायब रहने के लिए। मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है ना। मैंने कितना अच्छा वन शॉट बनाया था, पूरा का पूरा उड़ गया। और साथ में मेरा मोबाइल ही टूट गया था। मेरे मोबाइल गिर कर टूट गया था, उसे बनने में इतने टाइम लग गए। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बट चलो, अब मेरा रोना धोना छोड़कर सीधा इस ड्रामा को कंप्लीट करती हूँ। इस पार्ट में मैं इस ड्रामा को कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है इतने दिन हो गए हैं और आप लोगों को अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए इसे कंप्लीट करके मैं जो अभी पुराना वाला जो डिलीट हो गया था, उसे मैंने फिर से रिकॉर्डिंग किया है वन शॉट एफएफ, और उसे मैं आप लोगों के लिए कल मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, आप लोगों को अगर जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छे कमेंट करना, ठीक है। तो चलो, इधर उधर की बातें ना करते हुए इस ड्रामा को कंप्लीट करते हैं। सभी लोग युद्ध भूमि पे थे। सभी लोग अपना अपना युद्ध कर रहे थे। बट वांग जी को फिक्र हो रही थी विंग की, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और वांग जी अपने ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। बट उसे यकीन भी था कि विंग अपने आप को संभाल लेगा। बट होता है ना, फिक्र फिक्र अगर आप बड़े से बड़े योद्धा ही क्यों ना हो, बट आपके पार्टनर को आपके लिए फिक्र होता ही है। वैसे वांग जी को भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटे मोटे डीमंस नहीं है, बहुत पावरफुल डीमंस है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वांग जी का बार बार ध्यान विंग की तरफ जा रहा था। वहीं विंग भी देख रहा था कि वांग जी बिल्कुल भी अपने लड़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है। तो वो वांग जी को इशारों में ही कहता है कि क्या कर रहे हो, अपना लड़ाई करो, अपना युद्ध में फोकस दिखाओ। तुम यहाँ के सेनापति हो, तुम अगर फोकस नहीं करोगे तो बहुत कुछ भी कर सकता है। वांग जी ये सुनने के बाद अपना इशारों में ही हाँ में सर हिलाता है, और फिर वो फोकस करने लगता है। सभी लोग अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, बट अब बहुत ज़्यादा टाइम होते जा रहा था। सभी योद्धा कमज़ोर पड़ते जा रही थी। वही विंग जो पहले से ही थोड़ा कमज़ोर था, यानी कि अभी अभी ही उसका हीट बीता है। उस हीट में वांग जी के साथ उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी, और एक्सरसाइज के तुरंत ही बाद वो यहाँ चले आए थे। तो विंग को सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। उसकी बॉडी थकी हुई थी, आराम नहीं किया था उसने, और अचानक ही इतने सारे डीमंस के साथ लड़ाई करने में उसकी और भी ज़्यादा एनर्जी चली गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग गया था। बट फिर भी वो अपने आप को साबित करना चाहता था, इसीलिए वो लगातार डीमंस के साथ लड़ता जा रहा था। कई सारे डीमंस तो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो विंग के ऊपर भी भारी पड़ते जा रहे थे। वहीं वांग जी जो विंग के कहने के बाद अपने काम में, अपने युद्ध में फोकस कर रहा था, बट उसे कुछ अनहोनी का फीलिंग होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि एक अदृश्य डीमन विंग के ऊपर अटैक करने वाला है, जिस पर विंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। विंग अपने सामने वाले डीमन के साथ युद्ध करने में बिजी है। वांग जी जैसे ये देखता है, वो तो डर ही गया था। वांग जी तुरंत ही उस जगह भागने लगता है जहाँ पर विंग है। वो विंग को चिल्लाता है, विंग पीछे देखो। विंग जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था उस तरफ, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे युद्ध हो रहे थे, तलवारों की आवाज़ आ रही थी। तो विंग को सुनाई ही नहीं दिया कि वांग जी ने उसे कुछ बोला है। बट वांग जी विंग के करीब पहुंच पाता उससे पहले ही डीमन ने विंग के ऊपर अटैक कर दिया था। विंग के बैक में बहुत गहरा घाव हो गया था। उस डीमन ने अपने पंजे से विंग पे वार किया था, जिस वजह से विंग के बैक से बहुत बुरी तरीके से खून निकलने लग गया था। वही विंग तो चीख ही पड़ा था, क्योंकि वो भले ही स्ट्रॉन्ग है बट एक है तो ओमेगा ही ना। उसकी बॉडी कमज़ोर है। विंग को बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। विंग ने कभी चोट सही नहीं है, उसे कभी चोट मिला नहीं है, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वांग जी अपने गुजिन को समन करता है, और तुरंत ही गुस्से में उससे वो स्ट्रिंग बाहर निकालता है, उससे अपनी एनर्जी को थ्रो करता है, और तुरंत ही उस डीमन का धड़ सर से अलग हो जाता है।
वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी तुरंत ही भागते हुए विंग के पास पहुंचता है। विंग को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। फिर भी विंग खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, लांसदान, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। वांग जी कहता, पागल हो गए हो, तुम्हें कितना चोट लगा हुआ है, तुम्हें मैं छोड़ के। बट वो कुछ कहता। विंग उसे रोकते हुए कहता है, लांसदान, हम यहाँ युद्ध कर रहे हैं, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे बस हल्की सी चोट लगी हुई है, तुम जाओ, मैं खड़ा होता हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को दिखाता है। वांग जी विंग को कहते हैं, नहीं तुम वापस जाओ, हम लोग हैंडल कर लेंगे। विंग कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊँगा और तुम जाओ, युद्ध करो। बट वांग जी बिल्कुल भी विंग की बात नहीं मानता। विंग को वो गोद पे उठाता है। विंग छटपटा रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे ज़्यादा मतलब डीमंस के साथ लड़ना है। बट वांग जी ने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। वांग जी विंग के सर पे एक तालिस्मान लगाता है, जिससे विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। जितने भी बाहर पे कल्टीवेटर्स थे, वो वांग जी को देखकर शॉक हो गए थे। वांग जी बाहर क्यों आया है? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा टास्क वांग जी के लिए यही है कि वो इनारैन को कंट्रोल करे और डीमंस को कंट्रोल करे। बट वांग जी इस बीटा को लेकर क्यों बाहर आया है, सभी लोग यही सोच रहे थे। कुछ कल्टीवेटर जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो वांग जी को देखते हैं। वो वांग जी को बोलने लग गए थे, क्या हो रहा है अंदर, सब कुछ ठीक हो गया जो तुम बाहर आ गए हो? अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो तुम बाहर क्यों आए हो? ये सुनकर वांग जी सबको इग्नोर करता है। वो जल्दी से विंग को लेकर हीलर के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि विंग को एक डीमन ने वार किया है। और युद्ध भूमि में दो तीन नियम हैं। सबसे पहला नियम, अपना पूरा फोकस आप इन आयरन को कंट्रोल करने में लगाओगे और डीमन को कंट्रोल करने में लगाओगे। सेकंड नियम, अगर आपके सामने किसी डीमन ने किसी दूसरे कल्टीवेटर को हार्म किया है, तो आप उसे बचाने की जगह अपना कर्तव्य निभाओगे, उस इन आयरन को बचाओगे, उस डीमन को रोकोगे, ना कि किसी और को बचाने जाओगे। क्योंकि सभी लोगों को पता है, अगर कभी डीमन किसी नॉर्मल इंसान को या किसी कल्टीवेटर को हल्का सा भी चोट पहुंचाता है, तो उसके अंदर वो एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। और अगर वो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया, तो उस इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वो बच भी गया तो उसकी गोल्डन कोर चली जाती है और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। और लान वांग जी यहाँ का सेनापति है। सेनापति तो और भी ज़्यादा कर्तव्य से बंधा होता है, दायित्व से बंधा होता है। अगर वो कभी किसी प्रकार के युद्ध में शामिल है, तो वो अपनी परवाह ना किए बिना, अपने रिश्तेदारों की परवाह ना किए बिना सिर्फ और सिर्फ जीतने को ही महत्व देगा। बट यहाँ वांग जी ने अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को छोड़कर एक लड़के को बचाने के लिए वो युद्ध भूमि को छोड़कर बाहर आ गया। इस चीज़ से सभी लोग नाराज थे। वो सब वांग जी को बोल रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालकर तुम एक इंसान को बचाने के लिए यहाँ क्यों आए हो? बट वांग जी बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं करता। वो हिलर को कहता है, जल्द से जल्द इसे ठीक करो, इसे अदृश्य डीमन ने हार्म किया है, इसके बैक में उसने खरोच मारा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम इसे बचा सकते हैं, आप इसे बचा लो। ये बोलते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वो हीलर विंग को ट्रेड करता है। सभी लोग वांग जी को बोलने लग गए थे, तुम क्या कर रहे हो, पागलों की तरह हरकतें मत करो लान वांग जी, तुम सेनापति हो, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? युद्ध भूमि में जाओ, वहाँ सभी लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम एक लड़के के लिए सभी लोगों की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते लहन वांग जी। ये बोलते हुए सभी लोग वांग जी को चिल्लाने लग गए थे, बोलने लग गए थे। यहाँ तक कि वांग जी का भाई भी सीजन भी बोल रहा था, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी बात है। वांग जी सेनापति है, सेना लीडर है, और वो युद्ध को छोड़ के विंग को बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग आया है। तो सारे के सारे जितने भी कल्टीवेटर हैं, वो क्या करे होंगे वहाँ पर? सभी डीमन कितने ज़्यादा आक्रोश में होंगे, कितने ज़्यादा वो पावरफुल हैं। अगर उनके हाथों में वो इना रन आ गया, तब तो और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसी सोच में वो भी बोल रहे थे, वांग जी तुम यहाँ क्या करे हो, हम इसे बचा लेंगे, तुम वापस जाओ। बट वांग जी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वी चांग से
वांग जी के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम पागलों की हरकत मत करो। विंग, ठीक है, तुम यहाँ आ गए ना, हम उसे बचा लेंगे, तुम वापस जाओ, तुम सेनापति हो यहाँ के। बट वांग जी को अभी किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ विंग की परवाह थी। वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। वांग जी को विंग को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो तो विंग के हाथों को बस पकड़े हुए खड़ा था। तभी विंग ये सब बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है। वांग जी ने विंग को बेहोश किया हुआ था, जिस वजह से विंग तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट जैसे ही हीलर ने विंग को ट्रीट करने के लिए वांग जी का जादू विंग की बॉडी से हटाया, विंग ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। और जैसे ही उसने सुना कि वांग जी उसे बचाने के लिए युद्ध भूमि को छोड़ आया है, तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी को चिल्लाता है कि ये क्या किया तुमने, युद्ध भूमि में सभी को छोड़ के तुम कैसे आ सकते हो, तुम पागल हो गए हो। लान वांग जी, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे युद्ध भूमि में रहना है, बट तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है, युद्ध भूमि में रहना, मरते दम तक डीमन का सामना करना। बट तुम बट वांग जी कहते हैं, विंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम मेरी जान हो। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी कैसे कायरो वाली बातें कर रहा है। विंग चिल्लाता है। वो कहता है, तुम पागल हो गए हो, इतने सारे लोगों की लाइफ को तुमने रिस्क में डाल दिया है। लान वांग जी, तुम यहाँ के सेनापति हो, तुम्हें कुछ होश भी है, तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुम तुमने सब सब बर्बाद कर दिया। वहाँ कितना कुछ बिगड़ चुका होगा, चलो हमें जल्दी जाना होगा। ये बोलकर विंग उठने का ट्राई करता है, बट वांग जी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि पागल मत बनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे अंदर जहर फैल रहा है, उसे हमें ठीक करना है। विंग कहता है, नहीं, अगर तुम वहाँ नहीं जा रहे हो तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं कायरो की तरह वहाँ से भाग के वापस नहीं आ सकता। वांग जी कहता है, विंग, बट विंग कहता है, मैं नहीं सुनने वाला कुछ भी, मैं वहाँ जाऊँगा मतलब जाऊँगा। ये बोलकर विंग उठकर वहाँ से जाने वाला था, बट वांग जी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम रुको, मैं जाता हूँ, बट तुम अपना इलाज करवाओगे, समझ गए। ये सुनकर भी अपना सर नाम शेक करता है कि उसे नहीं रुकना यहाँ, वो भी जाएगा। बट वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे चिल्ला कर बोलता है, बहस मत करो विंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं यहाँ से तुरंत ही जाने वाला हूँ, बट अगर तुमने आने का जिद किया तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था, वांग जी पागल हो गया है क्या, वो कैसे पागलों वाली बातें कर रहा है। वहाँ पर सभी लोग वांग जी और विंग को देख रहे थे। वो लोग कह रहे थे, पागल मत बनो तुम दोनों, मो अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम यहीं रहोगे। और लान वांग जी, तुम सेनापति हो तो तुम तुरंत ही वहाँ जाओ, तुम ऐसे कायरों की तरह युद्ध भूमि को छोड़ के वापस नहीं आ सकते हो। ये सुनकर वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले विंग की तरफ देखकर कहता है, आने की हिम्मत भी मत करना, समझकर। ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत ही चला गया था। वहीं विंग वांग जी को देखता रह गया था, वो भी उठ के जाने वाला था, बट इस बार वी चांगसे ने उसे रोक लिया था। विंग अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करता है, बट वी चांगसे इस बार चिल्ला कर बोलते हैं, विंग चुप करो, यहीं पर बैठे रहो, हमने तुम्हारी बातें मान ली थी, तुम्हें युद्ध भूमि में जाना था, डीमन के साथ युद्ध करना था, हमने करने दिया, बट अब नहीं, हम तुम्हें खो नहीं सकते हैं, समझ गए। ये सुनकर विंग शांत हो गया था, बट फिर भी वो अपने बाबा से कहने की हिम्मत करता है कि उसे जाना है। बट इस बार उसके बाबा ने साफ साफ मना ही कर दिया था, क्योंकि भले ही विंग कितना भी पावरफुल हो, बट वो है तो वी चांगसे का बेटा ही ना, वो एक ओमेगा है, और वी चांग से बिल्कुल भी अपने ओमेगा बेटे को खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार विंग को साफ साफ मना कर दिया था। विंग कितना भी जिद करा था, बट वी चांग से ने जाने नहीं दिया। वहीं वी चांग से और विंग की ऐसी बातें सुनकर बाकी लोग जो भी वहाँ थे, उन लोगों को शक हो जाता है कि कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, और वी चांग से बार बार मुँह को विंग बोले थे। तो एक लीडर जो वहाँ पर था, जो बुजुर्ग हो गया था, वो कहता है, विंग, ये तो आपके बड़े बेटे का नाम है ना, तो क्या ये आपका ओमेगा बेटा है? आपने अपने ओमेगा बेटे की सच्चाई छुपाकर उसे युद्ध भूमि में जाने को दिया, आप पागल हो गए हो, आपने एक ओमेगा को युद्ध भूमि में जाने भी कैसे दिया। ये बोलते हुए सभी लोग अब वीर चांगसी के ऊपर चढ़ने लग गए थे, बहुत ज़्यादा ही उसे चिल्लाने लग गए थे कि ओमेगाओं को बस घर में रखना चाहिए, युद्ध भूमि में जाने को बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। देखो अब क्या हो गया,
इस ओमेगा के कारण लान वांगजी यहाँ आ गया था। इसीलिए हम कभी भी युद्ध भूमि में ओमेगाओं को जाने नहीं देते। देखो, लड़ाई को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और इस ओमेगा के कारण क्या हो गया था और क्या होने वाला था। लान वांगजी पागल हो गया है, सच में। उसे बस एक बार आने दो, हम उसे बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और इसे भी, ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। विंग भी चुप हो गया था। वहीं वी चांग से उन लोगों से माफ़ी मांग रहे थे, बट कोई भी उनकी बात को सुन ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस कवच के अंदर सभी लोग बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, क्योंकि वांग जी उनका लीडर ही वहाँ से चला गया था। तो उन लोगों को कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं था। सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे, मतलब वांग जी को ढूंढ रहे थे, बट वांग जी था ही नहीं। जिस वजह से सभी लोग पैनिक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा योद्धा थे और उस सभी योद्धाओं को वांग जी ही हैंडल कर रहा था। सभी, मतलब जितने भी सैनिक होते हैं, सैनिक एक लीडर के नेतृत्व पे चलता है। अगर लीडर ही वहाँ ना हो तो सैनिक क्या कर सकते हैं। और सेनापति का एक कर्तव्य होता है कि वो जितने भी कल्टीवेटर हैं, जितने भी योद्धा हैं, उन लोगों को वो बचाए। सेनापति का ये कर्तव्य होता है कि वो छोटी से छोटी बातों पे नजर रखे, वो बताए कि कहाँ किसको खतरा है, कौन सा डीमन कहाँ से आने वाला है। वांगजी की नज़र, यानी कि सेनापति जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उनकी नज़र बहुत ज़्यादा पैनी होती है। इसीलिए तो वांगजी एक तरफ लड़ भी रहा था, दूसरी तरफ वो सबकी तरफ देख भी रहा था। तो इसीलिए वांगजी को समझ में आ गया था कि विंग के पीछे एक दूसरा डीमन भी खड़ा हुआ है, वो विंग के ऊपर अटैक करने वाला है। वैसे ही एक सेनापति यानी कि वांगजी सभी के सभी लोगों की तरफ ध्यान देता है कि कौन सा डीमन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो पहले से ही उन लोगों को आगाह कर दे। क्योंकि कई सारे ऐसे योद्धा होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तो वांगजी उन लोगों को बताता है कि कौन सा डीमन कौन से पावर के साथ उनको अटैक करने वाला। तो पहले से ही वो लोग प्रिपेयर हो जाते थे, बट वांग जी के जाते ही कोई उन लोगों को बताने वाला था नहीं, जिस वजह से कई सारे डीमंस ने कई सारे कल्टीवेटर्स को हार्म पहुंचा दिया था। और इस वजह से कई सारे जो कल्टीवेटर थे वो उसी पल ही वहीं पर ही खत्म हो गए थे, क्योंकि डीमन हर एक अटैक के साथ अपनी बॉडी का जहर दूसरे इंसानों में फैलाते हैं। और बॉडी का जहर अगर एक बार फैल गया तो वो तुरंत ही फैलते जाता है और बहुत जल्दी ही उनकी मौत हो जाती है। और कल्टीवेटर की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट होती है, मतलब युद्ध करते टाइम बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, उनका खून का संचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो कल्टीवेटर्स की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए तो वांगजी तुरंत ही विंग को लेकर सीधा ही निकला था, वो एक पल का भी वेट नहीं किया था। बट यहाँ उसी कारण बहुत सारे कल्टीवेटर्स की जान चली गई थी। और जैसे ही वांगजी उस केव के यानी कि उस कवच के अंदर आता है, वो देखता है कि कितने सारे कल्टीवेटर्स की उसकी वजह से जान चली गई, तो उसे बहुत बुरा फील होता है। बट उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी गुचिन को समन करता है और एक के बाद एक वो गुस्से से सभी जितने भी डीमन हैं उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो एक के बाद एक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। इस वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी खपत होती जा रही थी और बहुत सारे डीमन भी मरते जा रहे थे। वांग जी सभी डीमन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। और जैसे ही वांग जी वहाँ पर एंट्री लेता है, बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को फील करते हैं, क्योंकि वांग जी एक ऐसी धुन बजा रहा था जिससे जो डीमन है उनको हार्म पहुंचेगा और जितने कल्टीवेटर हैं उनको शक्ति पहुंचेगी। इससे वांग जी का बहुत सारा जो एनर्जी है वो खपत हो रहा था, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को दूसरे कल्टीवेटर्स को बांट रहा था और जितने डीमन हैं उनको हटाने में अपनी एनर्जी को लगा रहा था, तो उसका डबल एनर्जी खर्च हो रही थी। तो वांगी बहुत ज़्यादा ही थक रहा था, बट फिर भी वो जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसे विंग के पास जल्द से जल्द जाना था। इसीलिए वो जल्द से जल्द सब कुछ हैंडल कर रहा था। सभी कल्टीवेटर भी जल्दी जल्दी से सभी डीमन को भगाते जा रहे थे। और वहीं डीमन जब देखते हैं कि अब शायद तक वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, सभी जितने भी कल्टीवेटर हैं वो अभी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, तो वो सभी लोग धीरे धीरे करके पीछे हटते जाते हैं। वो सारे डीमंस पीछे हट जाते हैं और अचानक ही वो धीरे धीरे करके गायब होते जाते हैं। और जैसे वो गायब होते हैं, वहाँ पर
जो काला धुआं छाया हुआ था वो धीरे धीरे करके हटने लगता है। बट वांगजी नहीं रुकता। वांगजी डीमन को तो भगा चुका था, बट मेन टास्क था इन आयरन को रोकना, इन आयरन की उस डार्क एनर्जी को रोकना। अगर वो ऐसे ही उस इन आयरन को छोड़ देगा तो वो फिर से डीमन वापस आ जाएंगे। तो अभी सबसे मेन काम है इन आयरन को रोकना, इसीलिए वांगजी सीधा इन आयरन की तरफ बढ़ता है। वो अपने म्यूजिक से इन आयरन को शांत करने की कोशिश करने लगता है। बट यही मेन है, जब भी कोई भी सेनापति या कोई भी लीडर इन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी से कुछ न कुछ तो चला ही जाते हैं। बहुत सारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने जब भी इन आयरन को शांत करने की कोशिश की थी तो उनकी बॉडी से बहुत सारे महत्वपूर्ण एनर्जी चली गई थी, जैसे सिचैन की बाप बनने की एनर्जी, लैन चिंगहेंजुन की पावर चली गई थी, वैसे ही वी चांगसे की भी बॉडी कमज़ोर हो गई थी। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। और आज वांगजी जब उस इन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो इन आयरन ने एक बहुत जोर से वार किया वांगजी पे, जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग गया था। बट फिर भी वांगजी उठता है और वो फिर से अपने कुचिन को पकड़ता है और वो फिर से म्यूज़िक को प्ले करने लगता है। इन आयरन की उस डार्क एनर्जी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। बट जितना ही वांगजी उस इन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उतना ही इन आयरन बैकफायर कर रहा था। वांगजी पूरी तरीके से घायल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे जाना था, उसे उस भूमि पे जाना था जहाँ पर सभी लोग युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि विंग का वो सपना है वो वहाँ पर भले ही मर जाए, बस ऐसे कायरों की तरह, कमज़ोरों की तरह वो वापस ना आए। बट आज वो वापस आया है, इतना अच्छा चांस था। बट वांगजी ने उसे यहाँ भेज दिया। विंग को बहुत बुरा लगा, इसीलिए विंग सभी से दूर हटते हुए सीधा ही उस कवच की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग उस अंदर जो चल रहा था, जो वांगजी कर रहा था, सभी लोग उसे देखने में बिजी थे, तो किसी की भी नज़र विंग पे पड़ती ही नहीं। और विंग चुपके चुपके से उस केव के यानी कि उस कवच के अंदर चला गया। और जैसे उसने वांगजी को देखा कि वांगजी कितना ज़्यादा घायल हो चुका है, वो इनारन कितना ज़्यादा विंग वांगजी पे बैक फायर कर रहा है, विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। बट जो सीन आगे विंग ने देखा उससे तो विंग की सांसें ही अटक गई थी। इनारन एक जोरदार का बैकफायर वांगजी के करता है, जिस वजह से वांगजी बुरी तरीके से ब्लड की कफिंग करने लग गया था। विंग इतना डर गया कि विंग के मुंह से चीख ही निकल चुकी थी। वांगजी, ये सुनते ही वांगजी की नज़र विंग पे जाती है और विंग को देखकर वांगजी घबरा गया था। विंग भागते हुए वांगजी के पास आ रहा था। वांगजी मना कर रहा था, नहीं यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है। बट विंग तो मानता ही नहीं, वो वांगजी की तरफ भागते जा रहा था। वांगजी की नज़र विंग पे जाती तो कभी इनारन पे जाती, क्योंकि इनारन बार बार बैक फायर करते ही जा रहा था। अगर विंग यहाँ पर आया तो विंग इसे सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर होने के बाद भी उसे सहन नहीं कर पा रहा है। तो विंग की बॉडी तो ऑलरेडी कमज़ोर है, वो कैसे सहन करेगा। इसी सोच में वांगजी उसे मना कर रहा था। वांगजी उठने की कोशिश करता है, वांगजी विंग की तरफ भागने की कोशिश करता है, बट इनारन वांगजी के ऊपर बैक फायर करते ही जा रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की है। तो इनारन अभी वांगजी को अपना दुश्मन मान रहा है और वो वांगजी के ऊपर हमला किए ही जा रहा था। तो अभी भी वांगजी के ऊपर वो हमला कर रहा था। वांगजी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट विंग रुकता ही नहीं, वो वांगजी की तरफ भाग रहा था। वहीं वांगजी जब देखता है कि विंग रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वांगजी अपने बीचिन को उसी तरीके से इनायन के ऊपर हमला करते हुए छोड़कर विंग की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वहीं विंग वो देखता है कि इनायन कितना ज़्यादा ब्लैक एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है और वो वांगजी के ऊपर मारने वाला है। ये देखकर विंग इतना डर गया कि वो तुरंत ही उछल कर वांगजी के पास भागता है। वांगजी जो विंग को
हटने के लिए, उसे रोकने के लिए वापस आ रहा था। उसका बिल्कुल भी ध्यान इनारन की तरफ रहा ही नहीं, जिस वजह से इनारन अपनी जो डार्क एनर्जी थी, जो उसने सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वांग जी के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। और ये चीज़ जैसे विंग देखता है, वो बिना देरी किए वांग जी से लिपट जाता है। और जैसे ही वो एनर्जी उन दोनों से टकराती है, वो दोनों उछल कर बहुत दूर जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। सभी के मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि वो इन आयरन की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन आयरन की वो पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन दोनों को वो उस कवच से बाहर फेंक देती है। और वो जगह जहाँ पर ये युद्ध हो रहा था, उसके कुछ ही दूर में एक बहुत बड़ी सी खाई थी। उन दोनों को उस खाई से इनायन नीचे फेंक देता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। वांग जी फिर भी विंग को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था, ताकि विंग को कुछ ना हो सके। वहीं विंग ने इनायन से बचाने के लिए वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था, बट वो उसी पल ही बेहोश हो गया था जब इनायन की एनर्जी विंग के ऊपर पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जब इनायन ने वांग जी और विंग के ऊपर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, तो उसी का बैकफायर वांग जी के गुचिन ने उस इनारन पे किया था, जिस वजह से उस टाइम इनारन के पास पावर कम होने की वजह से इनारन टुकड़ों में टूट गया था और उसका पावर कम हो गया था। और ये देखते ही जितने भी लीडर वहाँ भागते हुए आए थे, उन सभी का नज़र जब इनारन पे पड़ता है, तो वो लोग बिना देरी किए अपनी एनर्जी को इन आयरन के ऊपर इस्तेमाल करने लगते हैं, ताकि इन आयरन जो अभी कमज़ोर है, वो समय रहते ही उस इन आयरन को कंट्रोल कर ले। अगर इन आयरन फिर से जुड़ गया ना, तो फिर से वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए सभी के सभी लोग, जितने भी बड़े बड़े कल्टीवेटर थे, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की पावर लगाकर उस इन आयरन को कंट्रोल करने लगते हैं। वही वांग जी का पिचन भी, मतलब वांग जी का गुचिन भी अपनी पूरी एनर्जी से उस इन आयरन के टुकड़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, वो वांग जी और विंग के लिए फिक्र तो कर रहे थे, बट अभी सबसे मेन चीज़ है इन आयरन को कंट्रोल करना। इसीलिए वो सभी लोग इन आयरन को कंट्रोल करने लगते हैं। वही बीचन, वो जो जमीन पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो जब अपने मालिक को यानी कि वांग जी को खाई से गिरते हुए देखता है, वो तुरंत ही उड़कर नीचे भागता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा गुचिन, वो इन आयरन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, और इस वजह से उसके जो स्ट्रिंग थे, जो वायर थे, वो भी क्रैक हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। बट समय रहते ही सभी एल्डर्स ने, सभी जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने उस इन आयरन के टुकड़ों को कंट्रोल कर लिया था, और उन्हें अपने अपनी एनर्जी से, अपने अपने पूरी ज़िंदगी भर के पावर से लॉक कर दिया था। कई सारे जितने भी लीडर्स थे, उनकी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी भर की पावर ही वहाँ पर चली गई थी। बट समय रहते ही उन लोगों ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। बट जैसे ही उन्होंने इन आयरन को हैंडल किया, सभी लोग भागकर उस पहाड़ी से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वांग जी और विंग को भी तो बचाना था। वी चांग से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, क्योंकि उनका इकलौता ओमेगा बेटा जो है विंग, अगर उसे कुछ हुआ तो वो कैसे जिएंगे, क्योंकि वो उनकी पहली, उनकी प्रिय, उसकी प्यारी, उसके प्यार का एक लास्ट अंश है। विंग उनके चांग से सरन का लास्ट अंश है, उसे अगर कुछ हुआ तो वो कैसे जिएंगे। यही सोचकर वो भी तुरंत ही नीचे की तरफ भागते हैं। वो लोग, सभी लोग विंग और वांग जी को ढूंढने लग गए थे। वहीं वांग जी का बेचैन वांग जी और विंग तक तुरंत ही पहुंच गया था, बट अपने मालिक के बिना बेचैन भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसीलिए जब वांग जी और विंग मतलब ऊपर से जब कोई नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना, तो जब बिचन के ऊपर वो दोनों गिरे थे, तो उनका वज़न और भी ज़्यादा भारी हो गया था, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया था, जिस वजह से बिचन भी उन दोनों को संभाल नहीं पाया, और वो तीनों ही गिर जाते। बट हाँ, बिचन ने उन लोगों के गिरने की स्पीड को कम कर दिया था, तो उन लोगों की ज़्यादा चोट नहीं लगती है। बट बेचारे बिचन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं वांग जी का सर सीधा ही ज़मीन पे लगता है। ज़्यादा पावर से तो नहीं लगा था, बट लगा था। ऑलरेडी वांग जी बुरी तरीके से घायल था।
सर ज़मीन पे लगने की वजह से और भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, बट विंग को उसने बचा लिया था। विंग पूरा ही वांग जी के सीने से लिपटा हुआ था, बट उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी क्योंकि इनारन की पूरी पावर उसके अंदर ही चली गई थी। करीबन एक घंटे के बाद ढूंढते ढूंढते सभी कल्टीवेटर्स ने वांग जी और विंग को ढूंढ निकाला था। कुछ लोगों ने वांग जी के बीचन के टुकड़ों को भी पकड़ लिया था क्योंकि वांग जी का वो बीचन नॉर्मली एक हथियार नहीं है, एक स्वॉर्ड नहीं है। उसके अंदर वांग जी के कई सालों की मेहनत है और साथ में एक जो तलवार होता है ना, कल्टीवेटर्स की आधी जान बन जाती है, आधी से ज़्यादा एनर्जी उसी के अंदर रहती है। एक तरीके से कहूँ तो एक स्वॉट के अंदर इतने सालों तक काम करते करते उसके अंदर भी जान आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए तो वांग जी के बीचन को भी उन लोगों ने संभाल के अपने पास रखा था। उसके बाद तुरंत ही उन लोगों को हीलर के पास ले आया जाता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को इतने ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए थे कि सभी लोगों के छुड़वाने पर भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। उसी हालत में ही उन दोनों को ट्रीट किया जाता है। वांग जी और विंग के नब्ज को चेक किया जाता है। दोनों की सांसें चल रही थी। इस बात को सुनते ही सभी लोगों के दिल में एक राहत की सांस आती है। फिर हीलर उन दोनों को ट्रीट करते हैं। धीरे धीरे वांग जी और विंग को अच्छे से क्लीन किया जाता है, अच्छे से उन लोगों को हील किया जाता है, उन दोनों के बॉडी में मलहम लगाए जाते हैं। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी वांग जी का ग्रिप और विंग का ग्रिप एक दूसरे के ऊपर से बिल्कुल भी ढीला नहीं होता है। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे को शॉक होकर देख रहे थे कि इन दोनों ने एक दूसरे को कितना ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा है। फिर धीरे धीरे करके उन दोनों को अलग किया जाता है, फिर उन दोनों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद फाइनली सब लोगों को बताया जाता है कि वो दोनों ही खतरे से बाहर हैं। बट ये सुनते ही सभी लोग हीलर की तरफ देखने लग गए थे। हीलर बताते हैं कि लान वांगजी की बॉडी से उसकी गोल्डन कोर खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि एक कल्टीवेटर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो उसका गोल्डन कोर ही होता है। अगर गोल्डन कोर ही खत्म हो गया तो और क्या ही बचेगा। वांग जी कैसे जिएगा क्योंकि एक अल्फा का प्राइड होता है उसका गोल्डन कोर। बट सब लोगों को शायद तक ये पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही और वांग जी के साथ इतना बुरा होगा ये उन लोगों को नहीं पता था। बट कुछ भी हो, वांग जी और विंग की लाइफ तो बच गई, यही सोचकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर उन लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। करीबन 7 दिन के बाद धीरे धीरे करके विंग को होश आती है, बट वांग जी को होश नहीं आती क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा घायल था। सबसे ज़्यादा घायल वांग जी था क्योंकि वांग जी को ऑलरेडी ईनारन की वजह से इतना चोट लगा था और उसका सर भी ज़मीन पे लगा था तो वो कोमा में चला गया था। बट विंग सेफ था, उसे ईनारन की वजह से बहुत ज़्यादा चोट तो पहुंची थी बट वांग जी की वजह से वो सेफ भी था। विंग को होश आती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, हिलने के लायक मतलब उसका बॉडी हिलने के काबिल भी नहीं था, उस हिल भी नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो वांग जी को देखना चाहता था, इसीलिए वो मुश्किल से उठता है। वो अपने पास में ही लेटे हुए वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी ने सोते वक्त भी विंग का हाथ छोड़ा नहीं था। विंग उसके पास जाता है, वो वांग जी को उठाने की कोशिश करता है बट वांग जी उठता नहीं। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। बट तुरंत ही वहाँ पर एक हीलर आते हैं, वो विंग को बताते हैं कि तुम पैनिक मत हो, कुछ नहीं हुआ है, बस राजकुमार लान वांग जी के सर में चोट लगा है जिस वजह से वो अभी कोमा में है। ये सुनकर विंग घबरा गया था। कोमा में कोई बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो वांग जी को फिर भी उठाने की कोशिश करता है। हीलर बताते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ज़बरदस्ती इन्हें उठाने की कोशिश की तो इनकी जान जा भी सकती है। ये सुनकर विंग डर गया था, वो वांग जी को रोते हुए देखा था। वो हीलर बताता है कि आप भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो वांग जी के सीने में अपना सर रख के वैसे ही लेटा रहता है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं जैसे ही विंग के पेरेंट्स को पता चलता है कि विंग
होश में आ गया तो सभी लोग विंग से मिलने आते हैं, विंग का हाल चाल पूछने आते हैं, यहाँ तक कि बाकी लोग भी विंग से हाल चाल पूछने आते हैं। बट विंग किसी से बात नहीं कर रहा था, बस वांग जी के करीब जाकर उसके हाथों को पकड़े हुए ही लेटा हुआ था। वो बस वांग जी को उठने को बोल रहा था। उस टाइम तो सभी लोग विंग से बातें करते हैं, विंग का हाल चाल पूछते हैं, बट विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो सभी लोग वहाँ से विंग को और वांग जी को आराम करने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग बस वांग जी के पास ही चुपचाप बैठे हुए ही उसके सीने पे सर रख के ही लेटा हुआ था और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो आंसू वांग जी के सीने पे जा रहे थे। विंग वांग जी से कहते हैं, लानसान उठो ना, देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ ना। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देखते हुए बस रोए जा रहा था और उससे बातें कर रहा था। बट वांग जी उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। एक दिन ऐसे ही विंग वांग जी के सीने में लेटा हुआ था, तभी वहां पर एक दो हीलर आते हैं। वो वांग जी और विंग को देखते, उन लोगों को विंग और वांग जी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि राजकुमार लान वांग जी कोमा में है, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है, उनकी बॉडी से उनका गोल्डन कोर ही छीन गया है, शायद तक इसीलिए वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। शायद तक अब वो नॉर्मल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक कल्टीवेटर की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका गोल्डन कोर। गोल्डन कोर ही हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, अगर कुछ हो तो गोल्डन कोर ही हमें हील करने में मदद करता है। और वांग जी की बॉडी से गोल्डन कोर ही चला गया है तो वांग जी जल्दी हील नहीं हो पाएगा। क्या पता वांग जी ऐसे ही ज़िंदगी भर रहे। ये सुनते ही विंग की आंखें बहुत ज़्यादा ही शॉक में बड़ी हो गई थी, उसकी मुट्ठी खस गई थी। नहीं, वो वांग जी को ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रहने दे सकता, उसे कुछ करना होगा, उसे अपने लानसान को जिंदा करना होगा, उसे अपने लानसान को ठीक करना होगा, उसके गोल्डन कोर को वापस लाना होगा। यहाँ तक कि वो हीलर ये भी बताते हैं कि लान वांग जी कितना प्राइड इंसान है, अगर उसे पता चला कि उसके बॉडी में गोल्डन कोर ही नहीं है तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। कोई भी कल्टीवेटर उन्हें पता चले कि उनकी बॉडी से गोल्डन कोर ही चला गया है तो उनकी ज़िंदगी तो ऑलरेडी मौत से बदतर बन जाएगी। वो लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह भी जी नहीं पाएंगे। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता, उसे कुछ करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वो बस नानसान के फेस की तरफ देखे जा रहा था। वही हीलर ऐसी ही बात करते करते वहां से निकल जाते हैं। वही विंग वांग जी को देख रहा था, वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा होता है। हाँ, विंग ठीक हो चुका था। ओके, 2-3 दिन हो गया था विंग को, तो विंग थोड़ा बहुत चल पा रहा था। विंग धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। विंग कुछ सोच रहा था कि उसे कैसे वांग जी को ठीक करना है, बट विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विंग बहुत टाइम तक बाहर में बैठा रहता है, वो कुछ सोचता रहता है, बट उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे करके वो फिर से वापस आके वांग जी के पास ही लेट जाता है। 1-2 दिन के बाद विंग को और वांग जी को और बाकी सारे लोगों को, जितने लोग भी घायल हुए थे, उन लोगों को उनके उनके घर भेज दिया जाता है। विंग और वांग जी को लैंड मैंशन यानी कि लैंड क्लैन भेज दिया जाता है, क्योंकि विंग अब वांग जी का वाइफ है तो और कहाँ ही रहेगा। तो विंग और वांग जी को लैंड मैंशन लैंड क्लैन लाया जाता है। वहाँ पर वांग जी को ट्रीट किया जाता है। बट 1 महीना होने आया था, वांग जी को होश आया ही नहीं था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो क्या करे जिससे वो अपने अल्फा को होश में लाए। विंग अब लाइब्रेरी भी जाने लग गया था। वो वहाँ सारे किताबों को पढ़ चुका था कि उसे वांग जी को कैसे ठीक करना है, बट कोई भी कोई भी उसका उपाय नहीं मिल पा रहा था उसे। तो एक दिन उसे पता चला कि लैंड क्लैन में एक फॉरबिडेन लाइब्रेरी भी है। विंग वहाँ जाने का सोचता है, बट वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि वो फॉरबिडेन है। बट फिर भी विंग छुपते छुपाते वहाँ चला जाता है ताकि उसे कहीं तो कुछ पता चले। विंग एक छोटा सा भी हिंट को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही उस फॉरबिडेन लाइब्रेरी में चला जाता है। वो वहाँ पर बहुत टाइम बिताता है। वो हर टाइम बस उस लाइब्रेरी में बैठा रहता और पढ़ता रहता था। हर एक चीज़ को उसने पढ़ लिया था। फाइनली एक पुराने से स्क्रॉल में विंग को एक ऐसा चीज़ मिला जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। गोल्डन कोड ट्रांसफ़र करने की विधि। विंग उसे पढ़ता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा, उसका लानसन ठीक हो जाएगा। बट
वो अकेले कैसे करेगा? यही बात सोचकर वो फिर से परेशान हो गया था। इसे करना है तो सभी से उसे बात करनी पड़ेगी। बट अगर उसने बोला और मना कर दिया गया तो? नहीं नहीं, उसे कुछ और करना पड़ेगा, सभी से छुपा कर ये करना पड़ेगा। यही सब सोचकर विंग तुरंत ही उस स्क्रॉल को लेकर वांग जी के पास पहुंच जाता है। वो फिर उसी रूम में रहता है क्योंकि वो उसका जिंगशी है, वो उसी रूम में ही रहेगा। विंग सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए जिससे वो वांग जी को ठीक करे। वो सबसे छुपा कर ये काम करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये लैंड प्लान है, सभी तरफ चारों तरफ लोग ही लोग हैं। वांग जी से मिलने के लिए हज़ारों लोग आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग आते रहते हैं। वांग जी का टेक केयर करने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई इसके पास रहता ही है। अगर वांग जी को वो यहाँ से लेके जाएगा तो पक्का ही कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा। तो विंग को क्या करना चाहिए, बस वही यही सोचते जा रहा था। ऐसे करते करते 1.5 महीने बीत गए। अब विंग सब्र नहीं कर पा रहा था, उसे वांग जी को ठीक करना था, भले ही कुछ भी हो जाए। बट अब तो वांग जी को उसे ठीक करना ही है। यही सोचकर वो सीधा ही ग्रैंडफादर लैंड के पास पहुंच जाता है। वो उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है। ग्रैंडफादर लैंड विंग को देखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। विंग उनके सामने वो स्क्रॉल रख देता है। ग्रैंडफादर लैंड विंग को देखते हैं और कहते हैं ये क्या है। ये सुनकर विंग उन्हें कहता है प्लीज़ इसके लिए मुझे अनुमति दे दीजिए। ये सुनकर ग्रैंडफादर उसे खोलते हैं और जैसे वो खोलते वो शॉक। विंग पागल हो गया है। वो गोल्डन कोर को एक्सचेंज करना चाहता है बट किससे? विंग ग्रैंडफादर को सब कुछ बताता है कि लान वांगजी गोल्डन कोर की वजह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उसे ठीक होना है। अगर उसे ठीक होना है तो गोल्डन कोर की ज़रूरत है। तो विंग सोच रहा है कि क्यों ना वो अपना गोल्डन कोर वांगजी को दे दे। अगर ऐसा हुआ तो वांगजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते पागल हो गए हो, इसमें कितना ज़्यादा रिक्स है पता भी है। गोल्डन कोर कोई मजाक नहीं होता है। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है मुझे पता है बट ये गोल्डन कोर मेरे काम का ही नहीं है, बट मेरे अल्फा के बहुत काम का है। अगर उनकी बॉडी से उनका गोल्डन कोर चला जाएगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। वैसे भी जब तक गोल्डन कोर उनकी बॉडी पे नहीं आएगा वो ठीक ही नहीं होंगे। उन्हें ठीक करना है, प्लीज़ आप मान जाइए प्लीज़। ये बोलते हुए वो ग्रैंडफादर को बहुत मनाता है। ग्रैंडफादर तो उसकी बात को मानते ही नहीं है बट विंग बार बार उन्हें मनाता ही रहता है। ग्रैंडफादर परेशान हो गए थे। ग्रैंडफादर जाकर इस बारे में लैन कुरैन को बता देते हैं। लैन कुरैन भी सुनकर शॉक हो गए थे कि विंग पागल तो नहीं हो गया, ये क्या बातें बोल रहा है विंग। विंग सभी को मनाता है यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर वी भी आ गए थे, उसके फादर भी आ गए थे, उसकी मदर भी आ गई थी, उसके भाई भी आ गए थे, सभी लोग वहाँ पर थे। विंग सभी को मनाता है कि प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। नाजान को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, मैं अपने अल्फा को खो नहीं सकता, ज़िंदगी भर उन्हें ऐसे देख नहीं सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये करने दीजिए। बट सभी लोग मना करते हैं, ये कहते हुए कि पागल मत बनो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्या पता ये सक्सेसफुली नहीं हुआ तो तुम दोनों ही। विंग कहता है अपने अल्फा को ऐसे देखने से अच्छा है कि मैं भी उन्हीं के साथ ही बेड पे लेटा रहूं, मुझे भी उनके साथ रहना है, कम से कम उनके साथ मैं उनके वर्ल्ड में तो रहूँगा, ऐसे अकेले तड़पता तो नहीं रहूँगा, मुझे प्लीज़ उनके साथ जीना है, नहीं तो मुझे उनके साथ मरने दीजिए। ये सुनकर सभी लोग डर गए थे। विंग पागलों की तरह हरकतें मत कर दे, यही सोचकर वो लोग विंग को समझाने का ट्राई करते बट विंग ने तो बोल ही दिया था कि अगर उन्होंने वांग जी को विंग का गोल्डन कोड नहीं दिया तो विंग मर जाएगा। वैसे भी जीने मतलब ऐसे जीने से अच्छा है कि मरना ही ठीक है। सभी लोग विंग को समझाते पर विंग नहीं समझता तो थक हार कर सभी लोगों ने कह दिया कि ठीक है करेंगे। बट फिर भी उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी मदर, उसका छोटा भाई विंग को समझाते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग, तुम एक महान योद्धा बनना चाहते थे पर अगर तुम अपना गोल्डन कोर ही दे दोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। विंग थोड़ा सैड तो हो गया था बट वो कहता है कि अपने अल्फा को बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, मेरा कल्टीवेटर बनना भी नहीं। वैसे भी मेरा सपना था कि एक ना एक बार मैं डीमन के साथ लड़ूं, लड़ लिया मैंने, बट अपने अल्फा की जान को खतरे में डालकर उन्हें ऐसे बेड पे लेटा हुआ देखकर
मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये बोलकर वो अपने पेरेंट्स को मनाता है। उसके बाद विंग के गोल्डन कोर को ट्रांसफ़र करने की विधि स्टार्ट की जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि ये विधि बहुत पुरानी है। किसी ने किया है कि नहीं किया है उन लोगों को ये भी नहीं पता। बस विंग की ज़िद थी तो उन लोगों को करना पड़ रहा है। और विंग ने एक शर्त भी बोली थी कि ये सब होने के बाद अगर वांग को होश आया तो वो कभी भी नहीं बताएगा कि विंग के बॉडी का गोल्डन कोर वांग को ट्रांसफ़र किया गया है। सभी लोग मान गए थे। फिर ये गोल्डन कोर एक्सचेंज करने की विधि स्टार्ट की जाती है। बहुत बड़ा विधि था ये, जिससे विंग बहुत ज़्यादा ही दर्द में था क्योंकि उसके अंदर से गोल्डन कोर को निकाला जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बट विंग ने सहन किया। उसके बाद विंग का गोल्डन कोर निकाल कर वांग को ट्रांसफ़र किया गया। विंग उसके बाद बेहोश ही हो गया था। सभी लोग पैनिक हो गए थे कि सब कुछ ठीक तो है ना। फिर हीलर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो थक गया है इसलिए बेहोश हो गया। फिर करीबन 2 घंटों के बाद विंग को होश आता है। विंग कहता है कि लांसन ठीक तो है ना। ये सुनकर वो हीलर बताते हैं कि अभी तक ये पता नहीं चला है, कल या परसों पता चलेगा। ये सुनकर विंग को बस टेंशन हुए जा रही थी कि ये सब कुछ ठीक रहे। फिर बस सबका इंतज़ार कि वांग जी ठीक रहे, ठीक हो जाए। फिर क्या, उनके इंतज़ार का फल पूरा भी हुआ, उनको मिल भी गया। 2 दिन के बाद धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी आंखें खोली। और जैसे ही वांग जी अपनी आंखें खोलता है सब लोग खुश। विंग तो हद से ज़्यादा खुश हो गया था। वो वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि विंग ठीक है। फिर क्या, धीरे धीरे करके वांग जी ठीक हो जाता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि उसका गोल्डन कोर निकला हुआ था और विंग ने अपना उसे दिया है, क्योंकि विंग ने सबको मना किया था और कोई बता ही नहीं रहा था। तो वांग जी को पता कैसे चलता। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता है। अब वांग जी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, यहाँ तक कि विंग भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब दोनों ही नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जीने लग गए थे। अब विंग युद्ध को छोड़कर घर के काम को करने लग गया था। वांग जी को ये थोड़ा अजीब तो लगता था क्योंकि पहले हमेशा विंग युद्ध करूँगा, युद्ध सीखूंगा, मुझे युद्ध करना सिखाओ ना लैंसन, बस यही बोलता रहता था। बट अब घर के काम वांग जी को थोड़ा तो अजीब लगता था। बट उसे लगा शायद तक विंग इतना कुछ होने के बाद युद्ध कला से थोड़ा सा दूर रहना चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं और अपनी लाइफ को वो नॉर्मली बिताने लग गया था। धीरे धीरे वो विंग के साथ अच्छे से रहने लग गया था। सभी लोग अच्छे से रहने लग गए थे। अब वांग जी का बीचैन और उसका गुचिन भी बन के आ गया था। पहले पहले वांग जी जब उस गुचिन को और उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही पेन होता था अपने हाथों में, क्योंकि उसके अंदर उसका गोल्डन कोर नहीं है। तो उसके बीचन और उसके गुचिन को वांग जी के उस गोल्डन कोर को पहचानने में टाइम लग रहा था। बट वो विंग का मेट है, यानी कि विंग वांग जी का मेट है। तो धीरे धीरे करके वो लोग विंग के गोल्डन कोर को पहचान गए और फिर वांग जी के साथ नॉर्मली काम करने लग गए, यानी कि जैसे कि वो पहले थे वैसे ही अब भी रहने लग गए। पहले पहले वांग जी को शायद लगता था शायद तक वो इतने बड़े युद्ध से, इतने बड़े ट्रॉमा से, इतने कोमा से निकल के आया है, तो शायद तक इसीलिए उसका बिचन और उसके गुचिन को उसे उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। बट एक दिन जब ऐसे ही वांग जी अपने घर के स्टोर रूम में गया था तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा था, क्योंकि वहाँ पर विंग का सूबिया रखा हुआ था। वांग जी तुरंत ही वहाँ जाता है। उसे लगा था कि शायद तक ये उसका केज बस होगा, मतलब उसका खड्डा बस होगा। बट जैसे ही वांग जी ने उस तलवार को पकड़ा, उसे निकाला, वो शौक, क्योंकि तलवार अपने मालिक का हर बात मानता है। अपने मालिक के बिना वो किसी से निकलता भी नहीं, भले ही उसका मेट भी क्यों ना हो। बट वांग जी ने ये निकाल लिया। वो शॉक हो गया था, वो विंग का तलवार कैसे निकाल सकता है और विंग अपने तलवार को यहाँ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग अपने तलवार से कितना प्यार करता था, वो उसे कितना संभाल के रखता था। वांग जी तुरंत ही उस तलवार को लेकर विंग के पास जाता है, उस तलवार को विंग के सामने रखता है और क्वेश्चन भरी आंखों से वो विंग को देखता है। विंग पहले डर गया था, वो कहता है ये क्या है लांसर। विंग को देखते हुए लांसर कहता है मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछना चाहता था, ये क्या है। विंग कहते हैं तलवार है, तुम मेरी तलवार को लेकर यहाँ क्यों आए, वही पूछ रहा हूँ मैं। ये सुनकर वांग जी कहता है
तुम्हारा तलवार स्टोर रूम में क्या कर रहा था और ये मुझसे क्यों बोला? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो मुझे अभी, तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी अभी युद्ध खत्म हुआ है। मैं युद्ध से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं एक ओमेगा ही हूँ ना, मुझे घर के काम ही करने चाहिए। तो मैंने उसे स्टोर रूम में रख दिया। ये सुनकर वांजी को शौक लगा। विंग ऐसी बातें कर रहा है कि उसे युद्ध से डर लगा और अब उसे ओमेगा की तरह घर में काम कर रहे हैं। वांजी कहता है, पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? और ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारी तलवार को कैसे निकाला मुझे ये बताओ। विंग हड़बड़ा गया था। वो कहता है, लानसान, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे मेट हो तो तुम मेरे तलवार को निकाल सकते हो ना? ये सुनकर वांची कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही मैं तुम्हारा मेट हूँ, बट फिर भी तलवार अपने मालिक के अलावा दूसरे से कभी नहीं निकलता है वो, भले ही मैं तुम्हारा मीट ही क्यों ना हूँ। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। क्या ऐसा होता है? विंग को तो पता ही नहीं था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं, विंग क्या छुपा रहे हो मुझसे, बोलो। ये बोलकर वो विंग के दोनों कंधों को पकड़ लेता है। विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो इंसान। ये बोलकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे सीधा ही दीवार पर पिन कर देता है और कहते हैं, विंग मुझे बताओ क्या हो रहा है। विंग को बहुत दर्द होता है क्योंकि अब वो नॉर्मल बन चुका है और वांगजी अल्फा के साथ साथ एक कल्टीवेटर भी है। उसके अंदर गोल्डन कोर है, तो वो बहुत पावरफुल है। बट विंग नहीं, विंग को दर्द होता है। विंग कहते हैं, नासा, बट वांगजी कहते हैं, विंग बोलो। ये सुनकर विंग कहते हैं, क्या बोलूँ, कुछ भी तो नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे घर के काम करने हैं। वांग जी विंग के तुरंत ही हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, पागल मत बनो और मुझे पागल मत बनाओ, कुछ तो बात है, बताओ मुझे क्या हुआ था विंग, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सब जानना है। तु, तुम मुझे सब बताओ। ये सुनकर विंग कहते, क्या सब बताओ लहसन, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, और हटो, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी से वो छुड़ा ही नहीं पाया था क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और वांगजी ताकतवर है, पहले से ही ताकतवर था, और अब तो गोल्डन कोर विंग के पास है नहीं, तो और भी ज़्यादा वांगजी को वो ताकतवर लग रहा है। विंग कहते हैं, लहसन छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बताओ मुझे। विंग कहता है, क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं तो। वांगजी झटके से विंग को खींचता है। विंग तुरंत ही उसके बाहों में आ जाता है। वांगजी कहता है, बताओ विंग, क्या है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग कहता है, दर्द हो रहा है लहसन, मुझे छोड़ो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। बट वांगजी कहता है, विंग, बट विंग तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते ना, ठीक है, मैं तुमसे नहीं तो किसी और से पूछ लूँगा। ये बोलकर वो हल्का सा, बस हल्का सा विंग को धक्का देता है, बट वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि वांगजी एक अल्फा है और साथ में उसके अंदर पावर है। विंग के अंदर पावर नहीं है और नॉर्मल इंसान बन चुका है, तो विंग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगता है और वो सीधा ही ज़मीन पर गिर जाता है। वांगजी शॉक हो गया था क्योंकि उसने सिर्फ नॉर्मली धक्का दिया था। विंग कैसे गिर गया? विंग दर्द में कराह उठता है। वांगजी तुरंत ही उसके पास जाता है और कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? मैंने इतना जोर से भी तुम्हें धक्का नहीं दिया था। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो कैसे बताए कि अब वो नॉर्मल बन चुका है और वांग जी का हल्का सा धक्का भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा होगा। वो कैसे बताए, इसीलिए वो कहता है, शायद ना मेरा पैर मुड़ गया इसीलिए मैं गिर गया, तुम ज़्यादा मत सोचो। ये सुनकर वांग जी को शक तो होता है बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो विंग को उठाता है और बेड पे बैठाता है और कहता है, सॉरी। ये सुनकर विंग उसे कहता है, सॉरी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम थोड़ा टेंशन में हो, बट तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है, समझ गए? और हाँ, तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बना दूंगा। वांग जी कहते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम क्या ओमेगाओं की तरफ खाना बनाने की बातें कर रहे हो? अब से मैं तुम्हें हमारे साथ युद्ध भूमि में लेके जाऊंगा और मैं खुद तुम्हें युद्ध सिखाऊंगा, ओके? ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं नहीं, अब मुझे युद्ध वुद्ध नहीं सीखना, अब मुझे घर के काम में अच्छे लगते हैं। वांग जी कहते हैं, विंग क्या बोल रहे हो, पहले तो तुम्हें, बट विंग कहता है, पहले ना, बट जब से युद्ध हुआ है तब से मुझे पसंद नहीं है, मैं नॉर्मली रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था, बट फिर भी वो विंग को कहता है, तुम डर गए हो ना इसीलिए लग रहा है तुम्हें, बट अब से मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा,
जिससे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे अब नहीं सीखना है। ये बोलते हुए तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ना बार बार जब वांगजी बोल रहा था कि युद्ध सिखाऊंगा, तो उसे पेन हो रहा था अपने दिल पे, क्योंकि अब वो युद्ध सीख ही नहीं सकता। वांगजी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम इतने क्यों गुस्सा कर रहे हो? विंग कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। ये बोलकर वो कहते हैं, तुम तुम जाओ ना, मैं थोड़ा आराम करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने आप को बेड पे लेटा लेता है और कहता है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है, बट वो विंग के बालों को सहलाता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है, बट उसके मन में था कि विंग कुछ तो छुपा रहा है, उसे जानना है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि वो जब मतलब अटैक हुआ था उसके ऊपर, तो उसके साथ क्या क्या हुआ था उसे भी ये भी जानना था, बट कोई उसे बता नहीं रहा था। तो वांग जी ने आज फैसला किया था कि अब वो सब कुछ जान कर ही रहेगा। तो वो तुरंत ही उस हीलर के पास जाता है जिस हीलर ने उसे ट्रेड किया था। वांग जी उस हीलर के पास जाता है और तुरंत ही सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर मुझे उस टाइम क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। और लैंड प्लान वाले कभी झूठ बोलते नहीं। हीलर उसे कुछ बता नहीं रहा था, बट वांग जी ने उसे एल्डर्स की कसम दे दी थी। फिर क्या, वो हीलर को बताना पड़ा कि आपकी गोल्डन कोर चली गई थी, आपका सर में चोट लगी थी, आप कोमा में चले गए थे, गोल्डन कोर चली गई थी। ये सुनते ही वांग जी शॉक, तो उसके पास गोल्डन कोर कहाँ से आई? वांग जी कहता है, तो मेरे पास गोल्डन कोर कहाँ से आई है? ये सुनकर वो हीलर कहता है, आपकी वाइफ ने आपको दिया है। ये सुनकर वांग जी को शौक लगा, विंग ने उसे गोल्डन कोर दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगे, यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि ये सब चीज़ सभी लोगों के समर्थ की मतलब कि सभी लोगों के आंखों के सामने हुआ था। वांग जी को ये समझ में आता है कि सभी लोगों को ये पता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है, वो विंग से पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने मुझे गोल्डन कोर दिया? विंग शॉक हो गया था। विंग कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी कहते हैं, विंग मुझे सब कुछ पता चल गया, तुमने इतना बड़ा काम क्यों किया? तुम तुम खुद योद्धा बनना चाहते थे, अब तुम कैसे? विंग कहता है, तो तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वांग जी कहते, विंग झूठ मत बोलो, मुझे उस एल्डर ने उस हीलर ने मुझे खुद बताया है। विंग कहता है, शिट। फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? विंग वांग जी को गले लगाता है और कहता है, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये कर दिया। उस टाइम तुम्हारी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वांग जी कहते, पागल हो गए हो, तुम्हारा ये सपना था, अब तुम्हें कैसे? विंग कहता है, लांसान, मेरे सपने से बड़ा तुम हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं जीते जी मर जाता, तो बताओ, मेरा सपना इम्पोर्टेंट है ये मेरा जीना? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, छोड़ो ना, जो होना था वो हो गया, अब हमारी लाइफ नॉर्मल है ना, प्लीज़ उस बारे में बात मत करो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, प्लीज़ ना मत बात करो उस बारे में, मैं भूलना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ। वैसे भी मैं एक ओमेगा हूँ, मेरा काम सिर्फ घर संभालना है, मेरा गोल्डन कोर मेरे काम का नहीं था, बट आपके काम का था, तो मैं बस दे दिया। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है डिसबिलीव से। विंग कहता है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो ना, मुझे भूख लगी है, हम खाना खाते हैं। ये बोलकर वांग जी को वो बात पलटा देता है। वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। विंग उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है, लानसान, मुझे तांगुलू खाना है, प्लीज़ खिला दो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, लानसान खिला दो ना। ये सुनकर वांग जी अपना सर शेक करता है और फिर वो विंग को टाइट गले लगा लेता है। विंग की आंखों में आंसू तो आ गए थे, बट वो फिर उसे कंट्रोल करता है और कहता है, चलो ना, मुझे तांगुलू खिला के आओ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ठीक है। ये बोलकर वो विंग को लेकर सिटी आ जाता है। बाजार में वो विंग को जो खाना खिलाता है, क्योंकि विंग खाने से ही ठीक फील कर रहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था, वो विंग को हर्ट फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा उस बारे में बात नहीं करता। विंग बहुत इंजॉय करता है। उसके बाद वो घर चले आते हैं। घर पे वांग जी और विंग एक साथ लेटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो खाना खा लिया था, तो उन्होंने दोबारा खाना नहीं खाया और सीधा ही अपने रूम में आकर वो लेट गए थे। वांग जी विंग को देखे जा रहा था, वहीं विंग
ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग को अचानक ही अपने पास खींचता है और वो उसे बहुत ही टाइटली पकड़कर किस करने लगता है। विंग पहले तो थोड़ा सा शॉक था, बट वो भी फिर उसे रिप्लाई करने लगता है। इस बार वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी किस ब्रेक करता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम मेरी लाइफ की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो, बट तुमने मुझे अपने गिल्ट में डाल दिया है विंग। मैं तुम्हारी इस बलिदान का कैसे, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा विंग। ये बोलकर वांग जी के आंखों से बार बार आंसू गिरे जा रहे थे। विंग उसमें किस करता है और कहता है, बदला? किस बात का बदला वांग जी? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। मेरा जो है वो तुम्हारा भी तो है। तो मेरा गोल्डन कोड तुम्हारा ही तो था। तो तुम अपने इस चीज़ को लेने में कौन सा बदला चुकाओगे? क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? अगर अपना मानते हो तो ये सब बातें बंद करो, और अगर तुम्हें कुछ चुकाना ही है ना तो ज़िंदगी भर मुझसे बहुत बेइंतहा प्यार करना। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर वांग जी उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है, ये भी कोई बोलने की बात है? अगर तुम नहीं बोलते ना तब भी अपने जान से ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता। ये बोलकर वो उसके माथे पे किस करता है। विंग स्माइल करता है और फिर उनके बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा नाइट स्पेंड होता है। कुछ महीनों के बाद ही विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। उसके बाद उनका एक क्यूट सा बेबी होता है जिसका नाम उन्होंने युवान रखा था। और अब मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचूंगी, ओके। बट हाँ, उनका जो बच्चा था वो एक ओमेगा हुआ। और इस बार ओमेगाओ के लिए वांग जी ने एक रूल चेंज किया। इस बार ओमेगाओ को भी युद्ध भूमि में जाने का मौका मिला। और ये चीज़ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ तक कि बाकी लोगों को भी अब इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि विंग भी बहुत अच्छा योद्धा था। और विंग ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो उन लोगों को भी समझ आ गया कि विंग यानी कि ओमेगा कमज़ोर नहीं होते। तो अब सभी लोग ओमेगाओं को भी ट्रेनिंग देने लग गए थे। और वांग जी अपने छोटे से युवान को बहुत अच्छे से प्यार करता था, बहुत अच्छे से सिखाता था। हमारा युवान छोटा सा अपना तलवार को लेकर अपने बाबा के यानी कि वांग जी के पीछे पीछे जाता था और कहता था, बाबा बाबा, मैं आपकी जैसा बड़ा से योद्धा बनूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा, और मम्मा के जैसा नहीं? ये सुनकर युवान कहता है, नहीं मम्मा, मैं भी आपके जैसा बल्ला वाला दानवीर बनूंगा। अब मैं भी अपने प्यार के लिए अपने गोल्डन कोल को निछावर कर दूंगा। ये सुनकर विंग युवान के पास जाता है, उसके कानों को हल्का सा मोड़ होता है और कहता है, छोटे हो बट बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा कभी मत करना। मैंने किया क्योंकि मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करता था, बट तुम किसी के लिए ऐसा मत करना। ये सुनकर युवान कहता है, मम्मा, अगर मुझे भी किसी से प्यार हुआ, अगर ऐसा सिचुएशन कभी आया तो मैं भी कर लूँगा। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा के जैसा स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर विंग और वांगजी हंसते हैं। विंग कहते हैं, अच्छा, छोटे से हो बट बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब चलो जाओ और बाबा को तंग मत करना। ये सुनकर युवान अपना क्यूटली सर हिलाता है, अपनी मम्मा के गालों पे किस करता है और बाय बाय कहता है। वांग जी भी विंग के दूसरे गालों पे किस करता है और कहता है, बाय, जल्दी आऊँगा। फिर हमारा छोटा सा युवान और वांग जी दोनों ही एक साथ विंग के टमी पे किस करते हैं, क्योंकि विंग हमारा 7 मंथ प्रेग्नेंट था। और वो दोनों ही कहते हैं, बेबी अच्छे से लेना, ओके, मम्मा को तंग नहीं करना। युवान भी उसी तरीके से रिपीट करता है। ये देखकर विंग मुस्कुराता है और कहते हैं, शैतान। और यहीं पर ही हमारा ये एफएफ खत्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और इतने दिनों के लिए गैप के लिए माफ़ करना, ओके। तो चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं न्यू एफएफ के साथ।